जहां पर तनावपूर्ण हालात हैं और दूसरी तरफ बयानों का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तौकीर रजा की तरफ से भड़काऊ बयान एक बार फिर से दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें तौकीर रजा शहीद बताते हुए नजर आ रहे हैं उन तमाम लोगों को जो हिंसा में शामिल थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा की तरफ से भड़काऊ बयान यहां पर दिया गया है। मारे गए उपद्रवियों को शहीद से तुलना वो करते हुए दिखते हैं। जो मरे वो शहीद परिजन से मिलेंगे। तौकीर रजा ये भी दावा या वो करते हैं दोबारा सर्वे की जरूरत नहीं, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं। तो भड़काऊ बयान मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो उपद्रवी मारे गए वो शहीद है। शहीदों से तुलना मौलाना तौकीर रजा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों से जाकर भी वो मुलाकात करेंगे और दोबारा सर्वे की जरूरत नहीं है। इस पर भी जोर मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जो मरे हैं वो शहीद है और उन परिवारों से भी जाकर मुलाकात मैं करूंगा। ये सब हुआ है, हमारे जो बच्चे वहां शहीद हुए हैं उनके पास मानगान से मुझे मुलाकात करनी है। संभल में अमन बनाए रखने के लिए और संभल का माहौल ठीक करने के लिए मैं चाहता हूं कि वहां जाऊं और लोगों को समझाऊं और हर मुमकिन मदद जो उन लोगों की हो सकती है वो हमारी जानिब से की जानी चाहिए। तो मौलाना तौकीर रजा को आपने यहाँ पर सुना, जो कि उपद्रवियों की तुलना शहीदों से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उधर दूसरी तरफ बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी नेता रवि किशन का क्या कुछ कहना है, इसके साथ ही कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा। जैसा देखिए, फायरिंग सीधे पांच बल्कि अब तो 6 हो गए, 6 लोगों की हत्या हुई है। उन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है भाई, उनको तो तय करना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि सिटिंग जज से आप जांच कराइए। सीधे फुटेज है गोली मारते हुए। आप कह रहे हैं कि साहब तमंचों से कट्टों से, ना तो तमंचे का कोई फोटो आ रहा है ना दिखाई दे रहा है और गोली जो लग रही है। मैं भी, चूंकि मुझे बंदूक चलानी आती है, मैंने भी शूटिंग करी है, शूटिंग कंपटीशन में भाग लिया है। राइफल की गोलियों से गोली आर पार होती है, आदमी के आर पार गोली निकली हुई है, आर पार गोली निकली हुई है। तो ये जो चीजें हैं ये जांच का विषय है और इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके कि इंसान की जान की कीमत आप समझने का भी काम ना करो। आप सीधे गोली मार दो माथे पर और छाती पर। पत्थरबाज थे तो पत्थरबाज समझ करके टांग पे गोली मार देते भाई। और वहीं अब बात करते हैं अजमेर की, जहां पर अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा और दूसरी तरफ सर्वे की मांग वाली याचिका कोर्ट पहुंची तो तनाव लगातार बना हुआ। ऊपर से आज जुमा, जिसे लेकर पहले से ही एहतियात जो है वो इस वक्त बरते जा रहे हैं। क्या कुछ हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। मस्जिद खुदवा दी जाए या मजार खुदवा दिया जाए तो कौन आदमी बर्दाश्त करेगा। इससे मुल्क की हालात खराब होंगे। इसके पीछे आरएसएस है, नरेंद्र मोदी है। सिर्फ सनातनी ही ऐसे हैं जो न्यायालय पे संवैधानिक तरीके से हम विश्वास कर रहे हैं। मुल्क को 2 हिस्सों में हिंदू मुस्लिम में बांटने की एक नापाक साजिश है। अजमेर में ख्वाजा है या फिर महादेव, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जब से हिंदू पक्ष की तरफ से अजमेर शरीफ को मंदिर बताया गया, तनाव चरम पर है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से जिस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह को बताया गया कि यहाँ पर हिंदू मंदिर है, आज उसी याचिका के बाद देखिए आज पहली जुमे की नमाज है। हालात यहाँ पर हर दिन की तरह सामान्य है। जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते थे हंसी खुशी, दरगाह में देखिए अकीदत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्नी है, बैरिकेड भी लगाए गए हैं और जगह जगह पुलिस इस समय निगरानी भी रख रही है ताकि जो सौहार्द है, जो भाईचारा है यहाँ पर हमेशा की तरह कायम रहे और हालात यहाँ पर तनावपूर्ण ना बने। याचिका स्वीकार हुई तो देश की सियासत में दंगल शुरू हो गया। तो वहीं जुमे के दिन आज वहां हलचल भी देखने को मिली। अजमेर शरीफ में आज इस बात की चर्चा जोरों से हो रही है कि 20 दिसंबर को आखिर क्या होगा।
बात करें तो हिंदू पक्ष की याचिका के बाद लगातार अब लोगों के बीच चर्चाएं इसी बात को लेकर हैं कि आखिर सुनवाई में आगे अब क्या कुछ होने वाला है। मुस्लिम पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी किया हुआ है। जिस तरह से 800 सालों के इतिहास की बात कही गई, इनका यह कहना कि हाँ, हमारे दावे मजबूत हैं और जिस तरह से यहाँ पर अकीदत के लिए यहाँ पर हर एक धर्मों के लोग आते रहे, ये परंपरा यहाँ पर लगातार चलती आएगी। लेकिन अब देखना होगा कि जो लोगों के बीच इस समय चर्चाएं हो रही हैं 20 तारीख को होने वाली सुनवाई को लेकर, इसको लेकर क्या तैयारियां रहती हैं मुस्लिम पक्ष की और हिंदू पक्ष अपने दावे को कितनी मजबूती के साथ रखता है। 20 दिसंबर को अब इस मामले में कोर्ट में बहस होनी है। अजमेर की सिविल कोर्ट सभी पक्षों को सुनेगी और फिर तय करेगी कि हिंदू पक्ष की सर्वे वाली मांग जायज है या फिर नहीं। हालांकि जब से विवाद सामने आया है, डायलॉग बाजी भी जारी है। हर नेता अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से दावे कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। सुनवाई से पहले ही हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सर्वे वाली मांग को मानेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष और दरगाह कमेटी हिंदू पक्ष की याचिका पर भड़का हुआ है। अजमेर दरगाह असल में दरगाह नहीं, भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, उसको तोड़ा होगा और अजमेर दरगाह बनाई है। जहाँ हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग आते हैं, देश की प्लूरलिज्म को और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम 800 साल से प्रमोट कर रहे हैं। बादशाहों ने, राजाओं ने, सुल्तानों ने फरामीन दिए, हर साल प्राइम मिनिस्टर की चादर आती है, हर मजहब व मिलत, हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। भाषणबाजी अपनी जगह है, लेकिन अब आपको वो कारण भी बता देते हैं जिसकी वजह से 800 साल पुरानी दरगाह को लेकर कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है। इस याचिका की सबसे बड़ी ताकत एक किताब बनी जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब में दावा किया गया है कि दरगाह के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया है। किताब में दरगाह के तहखाने का भी विवरण है जिसमें शिवलिंग होने का दावा है। किताब को लिखने वाले हरविलास शारदा ने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है कि दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के भी अवशेष हैं। दरगाह के 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे की संरचना में जैन मंदिर की उपस्थिति के संकेत हैं। वहीं हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि 800 साल पहले जो सबूत थे वो दरगाह में आज भी मौजूद हैं। कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद याचिका स्वीकार की। सच क्या है, दावे में कितना दम है, ये अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ मौलाना और सियासतदानों से इंतजार नहीं हो रहा है और वो सीधे कोर्ट और जज पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर से संभल का जिक्र करते हैं, जहां पर संभल हिंसा को लेकर ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है और जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच के बाद उसके बाद कार्रवाई होगी। जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है निष्पक्ष। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ये कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और अब ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आखिर क्या देवेंद्र फडणवीस वो चेहरा होंगे। इसके बीच बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां मुंबई में आज महायुति की बैठक नहीं होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महायुति की बैठक जिस तरीके से होने की जानकारी सामने आ रही थी, तो वहीं आज मुंबई में महायुति की बैठक नहीं होगी। अब 1 दिसंबर की तारीख सामने आ रही है जहां महायुति की यह बैठक होगी। एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा के लिए रवाना हो गए हैं। 1 दिसंबर को अब महायुति की यह बैठक हो सकती है और फॉर्मूला यहां पर पूरी तरीके से तय हो सकता है। मुख्यमंत्री के बाद आखिर किसके पास कौन से पोर्टफोलियो होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन अब लगातार यहां पर चल रहा है। किसके हिस्से में कितने मंत्रालय आएंगे, इसे लेकर तीनों ही पार्टियों को महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां दी जानी है महायुति के मद्देनजर, इस पर बैठक होनी है। लेकिन आज बैठक नहीं होगी। अब 1 दिसंबर को यह बताया जा रहा है कि महायुति की बैठक होगी। सतारा के लिए रवाना हो चुके हैं एकनाथ शिंदे, ये जानकारी भी सामने आ रही है।
देखिए, महाराष्ट्र को लेकर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। बीते दिन एक बड़ी मीटिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी नाम का ऐलान नहीं हुआ और अब आगे पोर्टफोलियोज को लेकर भी मीटिंग होनी थी, जो कि फिलहाल आज नहीं होगी। अब आपको ये भी सुना देते हैं कि बीजेपी के नेता प्रवीण दारेकर क्या कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर के लगातार सियासत बढ़ती चली जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण दारेकर जी है। सर, सबसे पहले कल अहम बैठक हुई है। बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम पर मुहर लग जाएगी। हालांकि प्रबल दावेदार की बात करें तो वो देवेंद्र फडणवीस को बताया जा रहा है। क्या कुछ अंतर चल रहा है, कब तक जो है औपचारिक रूप से इसका ऐलान हो जाएगा? कयास लग रहा है, हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली में जाके हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व अमित भाई शाह जी को मिले हैं। उनमें कुछ बातचीत इसी के बारे में ज़रूर हुई होगी और कयास जो लगाया जा रहा है वो कयास मैं भी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ। लेकिन इसके बारे में जल्द ही हमारी पार्टी की विधायकों की बैठक होगी। केंद्र से जो आदेश आया होगा, आने वाला होगा, उसके तहत गठन नेता की अपॉइंटमेंट होगी और उसके बाद आगे का निर्णय हो सकता है। सर, बीजेपी की अभी तक बैठक नहीं हो पाई है, महायुति की भी बैठक नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि बैठक बहुत ही जल्द हो पाएगी। कोई परफेक्ट डेट? अभी बैठक तो जल्द ही लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टी के गठ की बैठक हुई, उनका गठन नेता नियुक्त किया गया है, तो हमें भी बैठक लेनी पड़ेगी और जल्द ही 2-3 दिन में हमारी बैठक हो सकती है और उसमें पार्टी का गठन नेता वरिष्ठ लोगों के आदेश से तय होगा। अच्छा सर, शपथ ग्रहण समारोह कब हो सकता है? और ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि कुछ शुभ मुहूर्त का इंतजार भी जो है वो पार्टी कर रही है। नहीं, ये देखो, पहला हमारा गठन नेता चुनने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है पार्टी पहला गठन नेता तय करेगी, उसके बाद में महायुति की बैठक होगी और उसके बाद में शपथ विधि का डेट तय, मुहूर्त, ये सब तय किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कब तक मान सकते हैं? नहीं, जल्दी होना चाहिए। ज़्यादा देर लगाने से भी कोई मतलब नहीं। हमारे पार्टी के नेताओं की देवेंद्र जी के साथ वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है, तो उन्होंने भी कुछ दिशा निर्देश दिया होगा, तो जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, डिप्यूटी सीएम किस पार्टी से हो सकते हैं? नहीं, वो मेरे दायरे का सवाल नहीं है। नहीं, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व, पंतप्रधान है जेपी नड्डा जी है और हमारे बड़े नेता अमित भाई शाह है। इनका जो आदेश रहेगा केंद्रीय नेतृत्व का, और जो हमारी सहयोगी पार्टी है उनके नेता है, उनसे डिस्कस करके यह विषय पे मुहर लग सकती है।